Hi guys, so welcome to Prep IAS. This is 3-month free crash course for UPSC Prelims 2021. The course basically started on 17th March and will continue till 20th June. Some salient features of this course are: in this course we are completely and comprehensively covering the syllabus of UPSC CSE Prelims. Then in this course we are also covering 5 high quality full length mock tests also. Then the whole syllabus is being taught by faculties who have cleared prelims and mains examination multiple times. Along with the static portion, we are also covering dynamic portion for CSE prelims, as dynamic portion is equally important for clearing prelims examination. Then study material notes are available on Telegram channel of Prep IAS. You can join there. Link is in the description of the video. Link is in the description of the video. And on every Sunday we have a doubt clearing session to ensure complete clarity on topics. CSAT syllabus is also included, right? So basically what till now we have covered. A last topic that we have covered was gender inequality index, which we studied that in 2010 it was started. एंड इसके हमने डायमेंशंस देखे थे, लाइक मैटरनल हेल्थ के जो इंडिकेटर्स थे वो थे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट, एम्पावरमेंट देखा था एंड लेबर मार्केट देखा था. So now we are going to start our new topic, that is gender related development index. Gender related development index, देखो this index is again very important, right? This was basically started in 2014, right? So in this whole, the it measures gender disparity in 3 dimensions of HDI. हमने HDI पढ़ा था. हमने HDI के 3 dimensions देखे थे. कौन कौन से देखे थे? हेल्थ देखा था, एजुकेशन देखा था एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा था, राइट? इन हेल्थ हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स. एजुकेशन में हमने एजुकेशन इंडेक्स देखा था. जो ये एजुकेशन इंडेक्स था आपका, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको, जो अभी तक आपको ये याद हो जाना चाहिए. एजुकेशन इंडेक्स जो था वो था आपका मीन एंड एक्सपेक्टेड. मैंने आपको दोनों के मीनिंग बताए थे, राइट? एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कैसे मेजर करते थे? ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, राइट? तो अब हम इन तीनों पैरामीटर्स को जेंडर इक्वालिटी यानी जेंडर डिस्पैरिटी की वैल्यू से एडजस्ट कर देंगे, और जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो होगी हमारी GDI, डेट इज जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स. मतलब हेल्थ सेक्टर में कितनी जेंडर डिस्पैरिटी है, एजुकेशन सेक्टर में कितनी जेंडर डिस्पैरिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितनी ज़्यादा जेंडर डिस्पैरिटी है. हम बेसिकली इसमें मेजर करेंगे हेल्थ के रिस्पेक्ट में, लाइक परसेंटेज ऑफ वुमेन एनेमिक कितनी है, परसेंटेज ऑफ मैन एनेमिक कितने हैं, ठीक है? देन परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स ऑफ कैंसर, वुमेन कितनी है, मेल कितने हैं. देन इस तरह से हम मेंटल प्रॉब्लम में भी देख सकते हैं. तो बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हम जेंडर डिस्पैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? और देन आपका सिमिलर इन एजुकेशन में कि वुमेन का एनरोलमेंट रेशियो कितना है प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, देन हायर सेकेंडरी लेवल पे. क्या बेसिकली क्या बेसिकली हम जब बात करेंगे यहाँ से, तो क्या वुमेन का एम्पावरमेंट है या वुमेन का एनरोलमेंट है, मैन का क्या एनरोलमेंट है, ठीक है? लिटरेसी रेट कितना है मेल फीमेल का. इस बेसिस पे हम एजुकेशन का जेंडर डिस्पैरिटी निकाल लेंगे. तो जब हम इन वैल्यू के बेसिस पे इन तीनों पैरामीटर्स को एडजस्ट करेंगे ना, तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है? तो GDI का फॉर्मूला होता है HDI ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय HDI ऑफ मेल, जो नियरली 0.795 है, ठीक है? जो नियरली हमारा 0.795 है. इंडिया के लिए 2009 फॉर इंडिया GDI वैल्यू 2019 में जो वैल्यू थी वो 0.280 थी, ठीक है? और वर्ल्ड का जो वैल्यू है वो है 0.943, ठीक है? तो हमारा जो हमारा HDI वैल्यू है वो कुछ 0.625 करके है, ठीक है? या 0.64 है, 5 है, ये देख लेना, ये मुझे याद नहीं एक्चुअली, इतना आसपास है, ठीक है? तो हमारा GDI इज मच बेटर देन HDI, ठीक है?
तो GDI इज इक्वल टू HDI अपॉन फीमेल, HDI ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय HDI ऑफ मेल, दैट इज समवेयर नियर अबाउट 0.820। ये हमारा 2018-19 का है और ये हमारा लेटेस्ट 2019-20 का है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। क्लियर है? जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स कुछ नहीं करना होता, जितने भी हमारे HDI के 3 पैरामीटर्स हैं उनको जेंडर डिस्पैरिटी के रेस्पेक्ट में मेजर कर लेंगे। यानी हम पहले HDI को मेजर करेंगे फीमेल्स के लिए, फिर HDI को मेजर करेंगे मेल्स के लिए, फिर जो दोनों का रेशियो आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ GDI। ठीक है, देन कम्स योर प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये रिपोर्ट जो आई है हमारी 2019 में पहली बार आई है। ठीक है, 2019 में पहली बार आई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। ये भी HDI का ही पार्ट है आपका, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ HDI ओनली। तो यहाँ से जब आप देखोगे कि ऑन अ पर कैपिटा बेसिस, मतलब हम क्या करेंगे कि कंट्रीज के HDI को, कंट्रीज के जो इंडिया का HDI वैल्यू 0.645 है, यूएस का है आपका लगभग 0.827 के आसपास। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम इस HDI वैल्यू को, कितना कार्बन एमिशन उस कंट्री से होता है और कितना वो कार्बन मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईच ऑन अ पर कैपिटा बेसिस उसके लेवल पे एडजस्ट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज प्लानिटरी प्रेशर्स ह्यूमन एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि HDI के साथ साथ जो ये हमारा हम कितना हमारे प्लेनेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बाय द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर कंट्री। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ से, जैसे परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज, जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे HDI में टॉप पे रहता है, बट जब हम उसको उसकी जब PHDI वैल्यू निकालेंगे तो वो 15 प्लेस नीचे गिर जाता है। ठीक है, और आयरलैंड टॉप पे आ जाता है। क्यों आयरलैंड क्यों टॉप पे आ जाता है आपका? आयरलैंड क्यों टॉप पे आ जाता है? क्योंकि आयरलैंड में हमेशा हमेशा आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है वहाँ पे बेसिकली ऑपरेशनल वर्क होता है, हेडक्वार्टर्स हैं कंपनी के। तो आयरलैंड से आपका कार्बन एमिशन सबसे ज़्यादा मिनिमम है। तो HDI में नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे आता है, पर वहां से आपका कोल वगैरह काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस वजह से जब हम उसका PHDI निकालेंगे तो उसकी वैल्यू, उसका जो वैल्यू है वो 15 प्लेसेस नीचे गिर जाएगा, यानी वो फर्स्ट रैंक से सीधा 16th रैंक पे गिर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स जिसकी HDI रैंक 17 है, कनाडा जिसकी HDI रैंक 16 है, दे विल फॉल समवेयर 45 एंड 40 प्लेस रिस्पेक्टिवली, अगर उनका हम PHDI के लेवल पे नापना शुरू कर देंगे, बिकॉज ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस वजह से उनका HDI वैल्यू यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, एंड द सेम कंसेप्ट गोज फॉर गल्फ स्टेट्स आल्सो, बिकॉज दे आर आल्सो एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली बोला जाए तो वो सभी कंट्रीज जिनका HDI वैल्यू भले ही बहुत अच्छा है, पर उनके यहाँ जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है वो ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल फ्यूल है, या ऑन द बेसिस ऑफ सम मटेरियल्स है जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसमें हमेशा PHDI वैल्यू, उनकी वैल्यू हमेशा शॉर्ट हो जाएगी, उनकी जो वैल्यू है आपकी वो हमेशा नीचे गिर जाएंगे, यानी उनकी जो रैंकिंग है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से चाइना वुड ड्रॉप 16 प्लेसेस फ्रॉम इट्स करंट रैंकिंग ऑफ 85। ठीक है, करंट रैंकिंग अगर हम PHDI निकालेंगे तो चाइना की वैल्यू यहाँ से कम 16 नीचे आएगी। अब इंडिया के लिए यहाँ पे पॉजिटिव बात कही गई है, इंडिया के लिए बोला गया है अगर हम PHDI की बात करेंगे तो इंडिया HDI के रिस्पेक्ट में 8 प्लेसेस ऊपर जाएगा, इंडिया वुड मूव अप 8 प्लेसेस अबव, क्योंकि इंडिया का जो पेरिस एग्रीमेंट का जो आपका जो प्लेज किया गया है, ये है आपका कि 2005 लेवल पे 2030 तक अपना 33 to 35% ऑफ कार्बन एमिशन इंटेंसिटी कम करना, और लगभग 2030 तक 40% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर नॉन फॉसिल फ्यूल से इंडिया डेवलप करेगा। ठीक है, ऑल्सो इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी है वो 2.6 गीगावाट्स मार्च 2014 से इंक्रीज होकर 30 गीगावाट जुलाई 2019 तक हो गई है, ये भी ये रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, तो अपनी अचीविंग इट्स टारगेट ऑफ 20 गीगावाट्स 4 years अहेड ऑफ शेड्यूल, राइट।
सो ये आपका ये 4 इयर्स अहेड ऑफ शेड्यूल उन्होंने अपना टारगेट इंडिया ने अचीव कर लिया है। ये बात हमारी इस पीएचडीआई रिपोर्ट में मेंशन की गई है। इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में नेशनल सोलर मिशन का भी जिक्र किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका जिसका टारगेट है 175 गीगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम बात करेंगे, दिस प्लैनेटरी प्रेशर इज अगेन कैलकुलेटेड बाय UNDP, right? So it's a part of HDI report only. इस report में, in this report, what we do, we adjust the value of HDI of the countries with respect to the level of carbon emission and material footprint from that particular country on a per capita basis, right? For example, Norway, which is the first country which is on first rank in HDI, will fall 15 places because of the production of coal, from that country. ठीक है, सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट आयरलैंड विल कम एट द टॉप ऑफ द टेबल, बिकॉज मैंने आपको बताया था आयरलैंड जो है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, वहाँ सभी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, चाहे एप्पल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आयरलैंड एक टैक्स हेवन है। ठीक है, तो अपना टैक्स बचाने के लिए ये कंपनीज ने अपने अपने हेडक्वार्टर आयरलैंड में खोल रखे हैं, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसलिए वहाँ पे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी रैंक 17 है, और कनाडा जिसकी रैंक एचडीआई में 16 है, दे विल फॉल समवेयर अराउंड 45 और 50 रैंक। ठीक है, तो this is how this because of their impact on natural resources. So this is how what we are doing. We are not relating the HDI only on the basis of 3 parameters, that is health, education, standard of living, but also we are incorporating a fourth factor of carbon emission, level of carbon dioxide emission and the material footprint. ठीक है, right? And then comes your oil and gas, which Gulf states also fell steeply because they are also emitting the carbon dioxide, or you can say that hydrocarbons, which are again the fossil fuels. ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इस बार आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, देन कम्स योर हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स आप लोगों ने सुना होगा, काफी कॉमन है और एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। तो सबसे पहले आपका आता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो था, वो भूटान के जो 4th किंग थे, JS वांगचुक, जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो जापान कह रहा हूँ, भूटान के जो 4th किंग थे JS वांगचुक, 1972 में इनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया कि मैं अब सबके लिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मेजर करेंगे हम लोग। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ से प्रपोज किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए थे कि किन किन पैरामीटर्स पे हम किसी भी कंट्री की ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मेजर कर सकते हैं। तो जो डायमेंशंस थे, वो डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को याद रखने हैं। जो पहला डायमेंशन है आपका, वो है सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलोगे आप सतत, हिंदी में आप लोग बोलोगे इसको सतत सामाजिक आर्थिक विकास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया आपका सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे सतत सामाजिक आर्थिक विकास। ठीक है, सेकंड पैरामीटर जो बोला गया वो गुड गवर्नेंस बोला गया। तीसरा है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर वैल्यूज को भी इसके अंदर रखा गया। एंड देन वी हैव फोर्थ इज द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। देखो जो भूटान है ना, कभी आपने अगर सुना हो इसके बारे में, भूटान एक बहुत ही प्योर कंट्री है। ठीक है, वहाँ पे प्योर कंट्री है, वहाँ पे आप जो वहाँ का टिम्बर को वहाँ पे कट नहीं कर सकते हो, लिमिटेड व्हीकल्स रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, जिससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एमिशन जो है वो आपका मिनिमम रहे। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला पैरामीटर रखा गया है। यानी किसी भी विकास में, यानी किसी भी डेवलपमेंट में ये एनवायरनमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ साथ इन्होंने गुड गवर्नेंस, दैट इज द पॉलिटिकल पॉइंट भी दिया इसको, कि पॉलिटिकल व्यू भी दिया। ठीक है, हैप्पीनेस के लिए। देन वी हैव कल्चरल वैल्यूज, मतलब एक हिस्टोरिकल व्यू भी दिया इन्होंने इसके लिए, कि कल्चर वैल्यूज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन वी हैव एनवायरमेंटल व्यू भी दिया इन्होंने इसमें।
एनवायरमेंटल व्यू भी दिया। देन यहाँ से आपका इन्होंने इकोनॉमिक व्यू भी दिया, ठीक है, इकोनॉमिक व्यू भी दिया। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि जब जीडीपी हमने पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जीडीपी भले ही बढ़े, इसका मतलब ये नहीं होता कि डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट इज ओवरऑल वेलबींग, इज ओवरऑल वेलबींग, राइट। डेवलपमेंट इज ओवरऑल वेलबींग। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री सेटअप हुई है और उसमें प्रोडक्शन अगर हो रहा है या फिर अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है किसी भी फैक्ट्री में, तो उसका जीडीपी भले ही बढ़ रहा है पर जो उससे पॉल्यूशन हो रहा है ना, उससे इंसान को नुकसान पहुंच रहा है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ हो रही है, उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। देन नेक्स्ट रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जीएचआई, ठीक है, GHI report. This is important. This is Global Hunger Index. This report is annually published by Concern Worldwide and Wealth Hunger Life, ठीक है। ये दोनों इंस्टीट्यूट के द्वारा कंबाइंडली ये निकाली जाती है रिपोर्ट। इसको सबसे पहले 2006 में पब्लिश किया गया था। ये हर साल, रिमेंबर रखना, अक्टूबर में पब्लिश की जाती है इसका। और जो 2020 में इसका एडिशन आया था वो 15वां एडिशन था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इट इज पब्लिश्ड एवरी अक्टूबर, हर अक्टूबर में इसको पब्लिश किया जाता है। बेसिकली इसका जो पर्पस होता है वो होता है कि ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कंट्री लेवल पे हंगर का क्या स्टेटस है। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, जीरो हंगर, जीरो हंगर कौन सा एसडीजी है, विच एसडीजी, जीरो हंगर कौन सा एसडीजी है। एसडीजी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। कौन सा एसडीजी है जीरो हंगर, ठीक है। तो जो हमारा पूरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैलकुलेट होता है ना, वो 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे होता है। सबसे पहला आता है आपका अंडर नरिशमेंट, दूसरा आता है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा आता है चाइल्ड स्टंटिंग, चौथा आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है जिसका कैलोरी लेवल इनसफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू द एज। मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने यहाँ पे जब हमने इंक्लूसिव स्टडी करी थी, इंक्लूसिव चैप्टर के जब लेक्चर हमने देखे थे, तब मैंने आपको बताया था कि अंडर नरिशमेंट किस किस बेसिस पे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के मेजर पे कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज कुछ हाइट अपॉन वेट का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। देन वी हैव चाइल्ड वेस्टिंग, वेस्टिंग इज ऑल्सो बता चुका हूँ मैं आपको। मुझे बताओ यहाँ से एनएफएचएस 4 के अकॉर्डिंग कितना परसेंट पॉपुलेशन अंडर 5, कितना अंडर 5 चिल्ड्रन आपका अंडर नरिश्ड है, कमेंट करके बताओ। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि कमेंट करके बताओ मेरे को कि कितना परसेंट अंडर 5 चिल्ड्रन आपका अंडर नरिश्ड है इंडिया के अंदर, ठीक है। एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अकॉर्डिंग। देन वी हैव चाइल्ड वेस्टिंग, शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, इसका भी मुझे परसेंटेज बताओ कितना है। देन चाइल्ड स्टंटिंग इज लो हाइट फॉर देयर एज, चाइल्ड वेस्टिंग इज लो वेट फॉर देयर हाइट, ठीक है। देन चाइल्ड मोर्टेलिटी इज द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, ठीक है। तो ये 4 पैरामीटर्स आपको याद रखने, दिस 4 पैरामीटर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस 4 पैरामीटर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और इसको आप लोगों को याद रखना है, कभी भी प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो स्कोरिंग की जाती है इन 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे की जाती है, जिसमें 0 से 100 के बीच में रेटिंग होती है, 0 से 100 के बीच में मार्क्स मिलते हैं। जो 0 है वो बेस्ट पॉसिबल स्कोर है, क्योंकि 0 मतलब हो गया आपका कि नो हंगर, नो हंगर, एवरीवन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एवरीवन इज सेटिस्फाइड, राइट। वाइल 100 इज द वर्स्ट, 100 इज द वर्स्ट मतलब 100% पॉपुलेशन इज हंगरी, राइट। सो सिंपल ऐसे समझ लो, 0 का मतलब है 0% पॉपुलेशन इज हंगरी, 0% पॉपुलेशन इज हंगरी, while 100 मतलब इज योर 100% पॉपुलेशन इज हंगरी, ठीक है। तो हर कंट्री के जीएचआई स्कोर को सीवियरिटी फ्रॉम लो टू एक्सट्रीमली सीवियर के बेसिस पे इस पे मार्क किया जाता है। इंडियन सिनेरियो की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से आप लोग ये चीज समझोगे कि इंडिया का जो स्कोर है वो 27.2 है, तो इंडिया सीरियस कैटेगरी में आता है,
ठीक है। इंडिया की जो रैंक है वो 94 हुई है, 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। इससे पहले ये 102 थी, ठीक है। इससे पहले ये 102 थी जब काफ़ी ज़्यादा इस पे राजनाथ सिंह ने इशू भी क्रिएट किया था कि हम लोग GHI की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, ठीक है। देन आपका देखो, इसको ना ऐसे रिपोर्ट्स को आप कहाँ कोट कर सकते हो कि इंडिया इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ agriculture products. India is net exporter of agriculture products, right? So why we still lack in global hunger index, ठीक है। तो वहां से आपको फिर अब इस आंसर में आपको इसका डेटा देना है NFHS से, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बेसिस पे इन चारों पैरामीटर्स का आपको आप डेटा देना है। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आपका जो इंडिया है, इंडिया हमेशा याद रखना, रिपोर्ट्स में थोड़ा सा याद रखना, इंडिया और उसके नेबर्स का कंपैरिजन थोड़ा याद रखना, प्रीलिम्स में घुमा दिया जाता है, ठीक है। तो नेपाल इज बेटर देन इंडिया, पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दे आर बेटर देन इंडिया, ठीक है। इंडिया इन सबके पीछे आता है, ठीक है। ठीक है, जो कंट्रीज इंडिया के बाद में आती हैं वो हैं रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लाइबेरिया, मोजाम्बिक, चड, ठीक है। ये सब चीजें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। अंडर नरिशमेंट 14%, NFHS 4 बोलता है दिस इज 21, दिस इज आपका कितना है आपका, ये लगभग आपका 21% के आसपास है, ठीक है, इज अंडर नरिश्ड, ठीक है। और चाइल्ड वेस्टिंग इज 17.3%, सॉरी दिस अंडर नरिशमेंट डेटा इज NFHS 4 में कुछ 35% के आसपास है, एंड दिस वेस्टिंग डेटा इज अराउंड 21% इन NFHS 4, ठीक है। It was 15.1% in 2010-14. Then child stunting is 38.7 as per NFHS 4. NFHS 4 के according child stunting is 38.7%, right? पर as per this report it is 34.7%, ठीक है। और ये काफी तेजी से improve हुआ है। Child mortality is 3.7% and it was 5.2% in 2012, ठीक है। You have to remember all this data. This data is very important from point of view of mains as well as prelims examination. prelims point of view से ऐसे data आपसे prelims के questions में statement wise पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लाइक कैसे पूछ लेंगे वो लोग कि विद रिस्पेक्ट टू 2010-14 द चाइल्ड वेस्टिंग हैज इंक्रीज्ड इन 2015-19। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन डेटा आपको याद रखना है कि इंक्रीज हुआ है चाइल्ड वेस्टिंग का डेटा, ठीक है। और आपका चाइल्ड स्टंटिंग का डेटा आपका डिक्रीज हुआ है, चाइल्ड मोर्टेलिटी भी आपका डिक्रीज हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट रिपोर्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. This report is again very important. This report is published by World Bank. ठीक है, दिस रिपोर्ट आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ हेड क्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का, इसका चेयरपर्सन कौन है, इसका चेयरपर्सन कौन है अभी, ठीक है। द रिपोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2003. इस रिपोर्ट को 2003 में सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ये जो 190 इकोनॉमीज यानी जो 190 कंट्रीज हैं उनको 10 पैरामीटर्स के बेसिस पे मेजर करना और ये चीज़ उनके बीच में बताना कि ये बिजनेस रेगुलेशंस कितनी अच्छी हैं वहाँ पे और कितनी आसानी से आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इन सब 190 कंट्रीज में। तो ये इसको हमेशा 10 पैरामीटर के बेसिस पे नापा जाता है। ये 10 पैरामीटर आपको याद होने चाहिए। पहला है स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी। ये आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिखते रहना। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्समेंट, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। और 2019 में 2 नए पैरामीटर्स ऐड करे गए थे, वो थे आपके एम्प्लॉइंग वर्कर्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट, ठीक है। ये सिर्फ आपको मेजर किया गया था बट ओवरऑल स्कोर में इनको और रैंकिंग कैलकुलेट करने में ये पैरामीटर्स यूज नहीं करे गए थे, ठीक है। तो मेन थे आपके ये वाले 10 पैरामीटर। कौन कौन से? स्टार्टिंग अ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करना, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्समेंट एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, ठीक है।
देन आपका दिस इज टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन 2015 का जब आप पेपर देखोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंस टू फ्रंटियर कि दिस डिस्टेंस टू फ्रंटियर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स। ठीक है, तो इट इज एसोसिएटेड विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के साथ ये एसोसिएटेड है। ठीक है, तो दिस बेसिकली क्या था आपका, इसका मैं एग्जांपल देके बता देता हूं कि अगर आपका स्कोर 75 है, ठीक है, तो अगर आपका स्कोर 75 है इसका मतलब है आपका कि आप जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है उससे 25% पॉइंट पीछे हो। ठीक है, फ्रंटियर कंस्ट्रक्टेड मतलब बेस्ट स्कोर इन दैट पैरामीटर, बेस्ट स्कोर इन दैट पैरामीटर। ठीक है, इसका मतलब हो गया फ्रंटियर कंस्ट्रक्टेड का बेस्ट स्कोर इन दैट पैरामीटर। ठीक है, फ्रॉम अक्रॉस ऑल इकोनॉमीज एंड अक्रॉस द टाइम। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से a score of 75 means an economy was 25 percentage points away from the frontier constructed. Here the frontier constructed means the best score in that particular in that parameter. ठीक है, यदि आपका स्कोर 75 है that means इसका मतलब है कि आप 25% बेस्ट स्कोर से पीछे हो। ठीक है, तो अब मैं इसको कुछ 2020 की रिपोर्ट आपको बता देता हूँ। न्यूजीलैंड हमेशा से इस बार भी फर्स्ट पोजीशन पे रही है और सोमालिया लास्ट में रही है। तो इंडिया की जो रैंक है वो 63 पोजीशन है, वो 63rd है। ठीक है, ये 2018 में 77th पोजीशन पे थी। ठीक है, इंडिया का जो स्कोर है वो 71 है, यानी अभी भी वो आपका फ्रंटियर कंस्ट्रक्टेड से आपका 29 परसेंटेज पॉइंट्स पीछे है। ठीक है, देन आपका इंडिया का जो स्कोर है जो इन 4 पैरामीटर्स पे काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जैसे आपका स्टार्टिंग का बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। ठीक है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट में बोली गई है बात कि पहले जो वेयर हाउस बनाने में जो कॉस्ट आती थी, ठीक है, वो 5.7% से अब डिक्रीज होके 4% पे आ गई है। ठीक है, बिल्डिंग अ वेयर हाउस कॉस्ट अराउंड 4% ऑफ द वेयर हाउस वैल्यू, मतलब जो वेयर हाउस की वैल्यू है उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की 4% होती है, पहले ये वैल्यू आपकी 5.7% होती थी। ठीक है, देन आपका ये इसका ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स का दे रखा है कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च करा है जिसपे आप सारी परमिशन, डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह ये सब आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। ठीक है, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, देन इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने की बात कही गई है, इसमें बोला गया है कि रिकवरी रेट अंडर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 26.5% टू 71.6%। कीप दीज डेटा इन माइंड। ठीक है, चाहे प्रीलिम्स सॉल्व कर रहे हो चाहे आपका मेन सॉल्व कर रहे हो, ये डेटा हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, also the time taken for resolving insolvency has also come down from 4.3 years to 1.6 years। ठीक है, पहले लगभग हम 4.5 साल ले लेते थे किसी भी इंसॉल्वेंसी मतलब जब कंपनी नुकसान में जाती है तो उसके एसेट्स का सेल करना, उसको एसेट्स को बेच लिक्विडेट करना इज इंसॉल्वेंसी। ठीक है, ताकि उसके जो इन्वेस्टर्स है उनको उनका पैसा वापस मिल सके। ठीक है, तो ये अब 4.3 से 1.6 इयर्स हो गए हैं। यहाँ पे आपका आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इज द मेन प्लेयर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देन इंडिया कंटिन्यूज टू मेंटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन इन साउथ एशियन कंट्रीज। 2014 में इसकी ये 6th रैंक पे हुआ करता था साउथ एशियन कंट्रीज में। ठीक है, now World Bank will now also include Kolkata and Bengaluru with besides Delhi and Mumbai for preparing ease of doing business report। ठीक है, ताकि अभी हमारी 4 सिटीज को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक के द्वारा कंसीडर किया जाता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन कौन सी हैं? कोलकाता, बेंगलुरु, राइट, दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। ठीक है, ये आपका 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। कौन निकालता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
ठीक है। ये 12 सेट ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो मेन चीज है जिनकी प्रोडक्टिविटी, मेन पैरामीटर क्या है इसका, प्रोडक्टिविटी। तो ये जो चार फैक्टर्स हैं, जो चार पिलर हैं, ये प्रोडक्टिविटी को ही मेजर करते हैं। ठीक है। ये सबसे ये हर साल छापी जाती है और सबसे पहले इसको 1979 में छापा गया था। ठीक है। इसको और बेटर तरीके से चाहिए 12 सेट ऑफ फैक्टर्स आपको थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं इसको कौन कौन से 12 सेट ऑफ फैक्टर्स। इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीटी अडॉप्शन, 3 आई से याद रखना। दिस इज योर 3 आई, 3 आई कोड। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ, स्किल्स, प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट साइज, बिजनेस डायनेमिज्म एंड इनोवेशन कैपेबिलिटी। ठीक है। ये आपके 12 पैरामीटर्स हैं। ये आपके 12 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स मेजर किया जाता है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है। ठीक है। ये शायद 2018 में सवाल पूछा भी गया है। 2018 यूपीएससी में पूछा गया था, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। देन रिमेंबर इट इज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। इसमें आपका इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीटी अडॉप्शन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ, स्किल्स, प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट साइज, बिजनेस डायनेमिज्म एंड इनोवेशन कैपेबिलिटी, ये 12 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप लोग हम जिसके बेसिस पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट निकालता है। ठीक है। 2017 में इंडिया की रैंक 63 थी, 2018 में 58 था, 2019 में 68 थी। ठीक है। ओवरऑल इन 12 पैरामीटर से आपकी एक चीज निकलती है, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है। Then comes your travel and tourism index report, competitiveness index report. This is again a very important report. ये report भी आपकी काफी ज्यादा important है। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये बायएनियली मतलब पब्लिश्ड बायएनियली। ठीक है। देन रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑफ 140, कितने इकोनॉमीज है इसके अंदर, 140 इकोनॉमीज कवर होते हैं इसके अंदर। ठीक है। बायएनुअली मतलब होता है आपका, बायएनुअली मतलब जिसको पता वो कमेंट में लिखो। 2 वर्ड होते हैं, एक बायएनुअली होता है एंड बायएनुअली। ठीक है। इसका मतलब होता है आपका साल में 2 बार, ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर। ठीक है। और बायएनुअली मतलब होता है वंस इन 2 ईयर्स, वंस इन 2 ईयर्स। ठीक है। तो अगेन ये कौन निकालता है आपका, ये भी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है। कौन निकालता है आपका, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही आपका ये रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। तो दिस इज ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ठीक है। इसमें 140 इकोनॉमीज का आपका जिक्र, 140 इकोनॉमीज का प्रोग्रेस देखा जाता है। ये 4 पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है कि आपका इनेबलिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसा है टूरिज्म के लिए, मतलब आपका लाइक फॉर एग्जांपल आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसी, इनेबलिंग कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज। ठीक है। 4 पैरामीटर्स पे आप लोगों का हमेशा ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स निकाला जाता है। ये कौन निकालता है, आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है ना। this point is again very important, enabling environment, travel and tourism policy, infrastructure, natural and culture resources। आपको ये चारों पैरामीटर्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं बट ये पूछे जा सकते हैं कभी भी। ठीक है। तो इसकी मैं 2020 की रिपोर्ट जब आपको बताऊंगा, तो इंडिया हैज मूव्ड अप 6 प्लेसेस टू रैंक 34 ऑन वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है। और मेन फैक्टर जो है ना इंडिया का जो टूरिज्म प्रमोट कर रहा है वो है नेचुरल एंड द कल्चरल रिसोर्सेज एंड स्ट्रॉन्ग प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो फॉरेनर्स आते हैं उनको जब उनको रुपीज काफी चीपर लगता है एज कम्पेयर टू द डॉलर्स और सम इसका आपका ये आपका हो गया, देन येन हो गया आपका। ठीक है।
देन जब आप दूसरी कंट्रीज में हम जाते हैं, जैसे पाउंड स्टर्लिंग हो गया आपका ये, ठीक है, तो उस कंपैरिजन में उनको रुपीस काफी ज्यादा चीपर लगता है। इस वजह से हमारा यहाँ प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लाइक आपने जब देखा होगा, जब आप बड़े बड़े होटल्स वगैरह में जाओगे, देखोगे आपका, जैसे आपके उदयपुर में है आपका वाटर, वो क्या बोलते हैं, लेक, होटल लेक करके कुछ है वहाँ पे, जो लेक के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। वहाँ का जो रूम कॉस्ट होता है वो लगभग होता है 30 to 35,000 पर नाइट के लिए, 30 to 35,000 पर नाइट, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग तो ऐसा इतना महंगे होटल में रहना प्रेफर करेंगे नहीं, बट ये सारे जितने भी होटल्स होते हैं यहाँ पे, जितने भी आपकी लग्जरी ट्रेन है इंडियन रेलवेज की, IRCTC की, वो सब की कॉस्टिंग जाती है 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। तो ये सब एक इंडियन तो नहीं कर सकता, तो ये सब फॉरेनर्स के लिए ही बेसिकली बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको ये सब वैल्यू काफी ज्यादा सस्ती लगती है, ठीक है। तो इंडिया जो रैंकिंग है वो 40th से 34th इंप्रूव हुई है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट ओवर अमंग टॉप 25% ऑफ द कंट्रीज रैंक्ड इन द रिपोर्ट, ठीक है। इंडिया विच अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ साउथ एशियाज ट्रेवल एंड टूरिज्म GDP, ठीक है, रिमेन्स द मोस्ट कॉम्पिटिटिव। साउथ एशिया में भी हमारा जितना भी साउथ एशिया का टोटल ट्रेवल एंड टूरिज्म का GDP है, उसमें सबसे ज्यादा शेयर इंडिया का है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉम्पिटिटिव TNT, एंड TNT मतलब आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म, TNT यहाँ लिख लो, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, इस ट्रेवल एंड टूरिज्म, ठीक है। ट्रेवल एंड टूरिज्म इकोनॉमी की जब मैं बात करूंगा आपको, तो इट इज ट्रेवल एंड टूरिज्म इकोनॉमी, ठीक है। तो सब रीजन्स का मोस्ट कॉम्पिटिटिव TNT इकोनॉमी है ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारी अभी तक हमने लगभग 15 से 16 रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। ये रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, लगभग ऐसे कुछ 50-60 रिपोर्ट है लगभग, उसमें आपको उनके पैरामीटर्स पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। उसमें सिर्फ आप इतना पढ़ लो कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ये रिपोर्ट किसने निकाली, ठीक है, बस रिपोर्ट और कौन निकालता है, डेट्स इट, ठीक है। बाकी ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये जो मैंने आपको बात करी, हमने कौन कौन सी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं स्टार्टिंग से, जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो हम जब देखेंगे तो हमने देखेंगे यहाँ से कि हमने HDI पढ़ा है, ठीक है। HDI के हमने 5 रिपोर्ट पढ़ी है। HDI हमने कैलकुलेट करना भी देखा था, ठीक है। देन हमने सभी रिपोर्ट का क्या स्टेटस है, इंडिया का क्या स्टेटस है उसके अंदर, ठीक है। देन हमने ये 5 रिपोर्ट पढ़ी है आपकी, ठीक है। MPI, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डेवलपमेंट इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना। तो इन सब के बेसिस पे सिर्फ यही रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों को बताई है ना, सिर्फ इतनी ही रिपोर्ट आप लोगों को पढ़नी है जिनके पैरामीटर्स पढ़ने हैं। बाकी सारी रिपोर्ट्स आपको PDF के फॉर्म में मैं बना के भेज दूंगा, ठीक है। सिर्फ बाकी रिपोर्ट्स का सिर्फ इतना देख लेना आप लोग कि कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट्स मैंने यहाँ मेंशन करी है, इनके पैरामीटर्स जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपका इनको पैरामीटर्स के साथ यहाँ पे लेक्चर में ऐड कर लिया है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स यहीं पे खत्म होती हैं और मैं आपको इसकी PDF भी बना के भेज दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ ना, मैं आपको एक और डाउट आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का डाउट आया है, वो बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट का डाउट आया है कि टेलीकॉम सेक्टर को ओलिगार्ची या फिर मोनोपोलिस्टिक कहाँ रखा जाना चाहिए, राइट। तो उनका कहना है कि मैंने उसे ओलिगार्ची में रखा है और काफी सारी बुक्स में वो मोनोपोलिस्टिक में रखा गया है। मैंने आपको शुरू में ही एक चीज बोली थी कि अपना दिमाग लगाना हर चीज में, बुक में क्या लिखा है डजंट मैटर, ठीक है। आपको सिंपल बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ओलिगार्ची का मतलब क्या है, मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या है। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो वेल एंड गुड, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ओलिगार्ची सिंपल सा होता है, जिसमें दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ओलिगार्ची में फ्यू सेलर्स होते हैं, यानी बेचने वाले कम होते हैं, और मोनोपोलिस्टिक में मैनी सेलर्स होते हैं, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में मैनी सेलर्स होते हैं। तो एक बात बताओ, हमारे टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 3 सेलर हैं, सिर्फ 3 सेलर हैं। कौन कौन से हैं? VI है, आपका जियो है, देन आपका एयरटेल है। तो अब आप किस बेसिस पे इसको मैनी सेलर्स कैटेगरी में रख दोगे?
किस बेसिस पे आप मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट एंड मार्केट में रख दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाया करो, आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए और उसके बेसिस पे बुक में क्या लिखा है डजंट मैटर, आप लोग सेटिस्फाई होने चाहिए मेन चीज। क्योंकि ओलिगार्ची में मैंने इसलिए रखा था क्योंकि करंटली वी हैव ओनली 3 सेलर्स इन दिस टेलीकॉम सेक्टर, दैट इज वीआई, जियो एंड एयरटेल, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बोला था, ये चीज बोली थी। ज्यादा से ज्यादा बीएसएनएल ले लो यहाँ से, ठीक है, बीएसएनएल ले लो यहाँ से। तो इस वजह से हमने इसको ओलिगार्ची में रखा था। मैनी सेलर्स का अल्टीमेटली मीनिंग होता है व्हेन यू आर हैविंग 9 to 10 सेलर्स एटलीस्ट, ठीक है। तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आएगा आपका। क्लियर है यहाँ से ये वाला डाउट ना। तो बुक में क्या लिखा है अगेन रिपीटिंग, उससे पहले आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद बुक में क्या लिखा है वो समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। अगर टेलीकॉम सेक्टर में हमारे सेलर्स ज्यादा होते तो वो ऑब्वियसली मोनोपोलिस्टिक उसमें आता। बुक्स का ऐसा होता है ना, बुक्स में एग्जाम्पल्स अपडेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर है, ठीक है ना। तो यहीं रोकते हैं, अपना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका सम गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आएगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। उसमें मैंने कवर किया है जितना मैं मैक्सिमम स्कीम्स कवर कर सकता हूँ। लास्ट 2 से 3 इयर्स की स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस रखा है क्योंकि यही यूपीएससी का पैटर्न भी चलता आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो रही है। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर लेना, डाउट सेशन में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।